हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है हम अर्थशास्त्र में आज जो है छठवें पार्ट जो है दिया है आपका बाजार के प्रमुख रूप। क्योंकि आपके जो सिलेबस में दिया बच्चों, बाकी बीच का जो है ना, तीसरे चौथा जो है आपका पाँचवा तक जो है वह आपकी बुक में नहीं है बच्चों, इस बार जो है सिलेबस में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है बाजार के प्रमुख रूप। तो जैसे इसके अंतर्गत हम देखते हैं बाजार के रूप, सभी को मालूम है बाजार का रूप किस प्रकार होता है। मेन मार्केटिंग जो होते हैं, कहा जा सकता है इसको मेन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। तो बाजार के रूप में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण। तो अध्याय 4 में है बच्चों। तो इसी पार्ट से जो है आपका जो है नेक्स्ट जो है मतलब आपका जो है नवंबर में इसी के माध्यम से इसका टेस्ट लिया जाएगा बच्चों, है ना। तो आपका असाइनमेंट भी इसी के संबंध में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो है बाजार का प्रमुख। तो यहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। सभी को मालूम बच्चों, बाजार में देखते हैं कि जो एक क्रेता रहता है एक विक्रेता रहता है ना, दोनों क्या है वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करना उसी बोलते हैं। तो इस प्रकार सामान्य अर्थ में बाजार के लिए निश्चित स्थान तथा खरीदने एवं बेचने वाले की उपस्थिति जरूर है। जैसे हम देखते हैं कि बाजार का एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर खरीदने व बेचने वाले उपस्थिति जरूर है, खास करके बेचने वाले को बताया गया है। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। इस व्यापक अर्थ जो है आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं की मांग और पूर्ति होती है वह समस्त क्षेत्र उन वस्तुओं का बाजार कहलाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर बोला गया है अर्थशास्त्र में क्षेत्र के तक जहाँ तक हो, यहाँ पर विशेष स्थान से होना नहीं कहा गया है। वह समस्त क्षेत्र उन वस्तुओं का बाजार कहलाता है। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्यतः बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता विक्रेता फैले हुए हो और उनमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाजार। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं बाजार की परिभाषा। तो बाजार शब्द की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। पहला है गुणों के अनुसार, जो उसने बताया गया है आपको। अर्थशास्त्री जो है बाजार शब्द का अर्थ किसी विशेष स्थान में नहीं लेते हैं जहां पर वस्तु खरीदी या बेची जाती है, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सरलता से तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर और बहुत सारा अर्थशास्त्र दिया गया है। इसके बाद है केनियर्स क्रॉस के अनुसार बाजार का अर्थ क्रेता तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का जाल सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो समझ आया बाजार कहाँ पर, जब बाजार का अर्थ ही मतलब होता है व्यवसाय के अंतर्गत जो है अर्थशास्त्र में बताया गया है कि बाजार जो है जहाँ पर जब भी जगह जहाँ मिले वहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है, वहीं बाजार कहलाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर बाजार की विशेषताएं। तो बाजार की विशेषताएं प्रमुख दिया है, इसमें से पहला है एक क्षेत्र, वन एरिया। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के नहीं किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र से किया जाता है जहाँ क्रेता विक्रेता फैले होते हैं, है ना बच्चों, तथा उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया जो है प्रोफेसर कोनर बाजार ने बताएगा आपको वहाँ पर। ठीक है, अगला देखेंगे एक वस्तु बोला है, वहाँ पर एक क्षेत्र बोला है, एक वस्तु, यहाँ पर बोला है वन कमोडिटी। अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध केवल एक वस्तु से होता है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग आकार का हो सकते हैं जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे अनाज मंडी में सिर्फ अनाज ही बिकता है, सब्जी मंडी में सब्जी बिकता है ना। तो यहाँ पर एक वस्तु हो गए बच्चों। ठीक है, लोहा मंडी आदि, लेकिन सभी वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर दूसरा है, तीसरा नंबर जो बताया गया आपका क्रेता विक्रेता, मतलब क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति बाजार के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही बाजार के अभिन्न अंग होते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो।
अतः क्रेता विक्रेता में किसी एक की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना सत्य बात है ना। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो इसमें बताया गया है स्वतंत्र प्रतियोगिता के अंतर्गत इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। बाजार के लिए आवश्यक है कि क्रेता एवं विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, है ना। दूसरे शब्दों में सौदा करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक मूल्य यहाँ पर बताया गया है, बाजार में केवल क्रेता विक्रेता वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब क्रय क्रियाशील होने लगती है और कीमत में फिर से समानता आ जाती है। यहाँ पर सॉरी बच्चे, यहाँ पर देखते हैं गलती होगी ऊपर में, और यहाँ पर जो है तब जो है वस्तु के मूल्य में एक समान होने की प्रवृत्ति होती है। कीमतों में भिन्नता होने से मांग और पूर्ति की क्रियाशील होने लगती है और कीमत में फिर से समानता आती है। तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर जो है आपको बताया बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार का हम वर्गीकरण यहाँ पर पढ़े होंगे आपने 11वीं में। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बताया गया है बच्चों, है ना, ध्यान रखेंगे। पहला है क्षेत्र के आधार पर बाजार होता है और समय के आधार पर बाजार होता है और प्रतियोगिता के आधार पर। तो इसमें देखेंगे बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कि क्षेत्र के आधार पर हम 4 प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर बताया गया देखो, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है बच्चों। और इस समय के अनुसार बताया गया है तो अति अल्पकालीन बाजार कुछ समय के लिए होते हैं, अल्पकालीन उससे थोड़ा बाजार, है ना बच्चों। दीर्घकालीन मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, अति दीर्घकालीन बाजार। तो इस प्रकार जो है समय के आधार पर बताया गया है। अब प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार कहा जाता है बच्चों। तो आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है चौथे नंबर में कार्य के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और वस्तुओं के आधार पर। इन्हीं का जो है तीसरा भाग में दूसरा है भाग में, मतलब 6 कुल मिलाकर होता है यहाँ पर। तो कार्य के आधार पर विशिष्ट बाजार होता है, दूसरा है मिश्रित बाजार और नमूनों द्वारा बाजार और श्रेणियों के आधार पर बाजार। अब वैधानिकता के आधार पर उचित बाजार और अवैध बाजार। वस्तुओं के आधार पर बच्चों यहाँ पर देखेंगे उपज बाजार, स्कंद बाजार, धातु बाजार। तो इस प्रकार ये बटा हुआ 6 पार्ट्स में बच्चों ध्यान रखेंगे बाजार के, है ना, वर्गीकरण किया गया 6 प्रकार से हुआ गया। इसके अंतर देखेंगे हम क्षेत्र के आधार पर पहले ध्यान देते हैं। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं स्थानीय बाजार। तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं स्थानीय बाजार के अंतर्गत जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय, है ना, एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है बच्चों। उन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उस स्थान विशेष में पैदा होती है। इनमें 2 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर स्थानीय बाजार मतलब होता है वहाँ पर जहाँ पर एक सीमित क्षेत्र होता है बच्चों, एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है, मतलब वहाँ तक, यहाँ जैसे अपन डोंगरगांव के अंतर्गत ही माना गया वो स्थानीय मतलब। तो इस प्रकार तो प्रायः जो स्थान पर विशेष पैदा होते हैं जैसे वस्तु सम्मिलित होती हैं। पहला शीघ्र ही नष्ट होने वाली वस्तु जैसे फल, दूध, सब्जी इत्यादि जो है जो अधिक स्थान घेरती तथा भारी होती है जैसे रेत, ईंट, पत्थर आदि। तो स्थानीय बाजार। अब प्रादेशिक बाजार जो होता है जब किसी वस्तु का बाजार एक विशेष प्रदेश अथवा एक बड़े क्षेत्र तक, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र तक सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति एक प्रदेश की सीमा तक फैली रहती है। जैसे पगड़ी और साफे का बाजार जो एक सीमा तक रहते हैं, राजस्थान तथा पंजाब तक ही सीमित है। लाख की चूड़ियाँ का बाजार राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर उनकी मांग अधिक होती। अब राष्ट्रीय बाजार हम एक राष्ट्र मतलब देश के अपने अंदर कार्य में काम करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होता है तो उस वस्तु के बाजार को राष्ट्रीय बाजार, जैसे धोती, साड़ी, है ना, चूड़ी, घी, दालें, स्कूटर, कार, फर्नीचर आदि का बाजार राष्ट्रीय है क्योंकि इनका क्रय विक्रय समस्त देश में होता है। अब चौथा देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आपका जो बताया अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो जब किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता समस्त विश्व में
पाए जाते हैं तो ऐसे वस्तुओं के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। सोना, चांदी, गेहूँ ये आदि बाजार का व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज जो है अपन सिर्फ क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र के आधार पर बाजार पढ़ेंगे पहले। ठीक है बच्चों, आज जो दूसरा जो नेक्स्ट है मैं आपको पढ़ेंगे किसके आधार पर, समय के आधार। तो आज के लिए बच्चों गुड डे।